नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर SKR कॉलेज बरबीघा। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। संबंधित विषय BA पार्ट फर्स्ट, ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पहला भाग है। इस वीडियो में संबंधित विषय की भूमिका और वर्गीकरण की चर्चा की गई है। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन और विदेशियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम उपलब्ध है। भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लिबी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए, इसलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा बन गई कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना ही नहीं थी। ऐसा समझना भारी भूल है। वस्तु स्थिति यह है कि प्राचीन भारतीयों के इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतः भिन्न थी। आजकल का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, किंतु प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करता था जिनसे जन साधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा दी गई है उससे भारतीयों की इतिहास विषय संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। प्राचीन काल में भारतवासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य के प्रति प्राप्ति में सहायक समझते थे। इन पुरुषार्थों को करने की प्रेरणा देने में इतिहास एक साधन था। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार इन घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते थे जिनसे इन चारों पुरुषार्थों की शिक्षा ना मिल सके। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय समाज के निर्माण में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे जिनसे भारत में अनेक आंदोलनों, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। भारतीय इतिहास का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उन उन सब का अध्ययन आवश्यक है। आधुनिक इतिहासकार इतिहास में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन करना अपना कर्तव्य नहीं समझता है। उनके वर्णन में जन साधारण उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि शासक और योद्धा। वह उन सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मानव उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के अनुसार उत्पादनों के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों के तिथि क्रमानुसार अध्ययन से ही हमें विकास के क्रम की जानकारी मिल सकती है। उनके अनुसार इनके आधार पर हम जान सकते हैं कि जन साधारण किस प्रकार जीवन यापन करते थे। इतिहासकार प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। वह काल जिनके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिनमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है और जिनमें मानव सभ्य बन गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है।
इस काल को भारतीय इतिहासकार अद्य इतिहास कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आदि इतिहास में की जाती है। इस आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक और लगभग ईसा पूर्व 600 के बाद का इतिहास कहलाता है। इसका कारण यह है कि भारत में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख हैं, जिनका समय ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी है और इस भाषा के विकास में लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध और महावीर की ऐतिहासिकता में भी कोई संदेह नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास लिखते समय वह साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करता है और इतिहास लिखते समय वह उन दोनों साधनों के अतिरिक्त विदेशियों के वर्णन का भी उपयोग करता है। विदेशियों के वर्णन भी साहित्यिक साधन है, किंतु उनकी उपयोगिता के विशद वर्णन की आवश्यकता के कारण उनका विवेचन अलग शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। इन सभी स्रोतों का उपयोग करके इतिहासकार काल विशेष का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की भी अनेक श्रेणियां बनाई जा सकती है। मोटे तौर पर साहित्यिक साधनों को देशी और विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुनः देशी साहित्य में धार्मिक एवं अर्ध ऐतिहासिक श्रेणियां बनाई जा सकती है। इस प्रकार विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम यूनानी, रोमन, चीन, तिब्बती, अरब और तुर्क यात्रियों के यात्रा विवरण को रख सकते हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत ही यथेष्ट नहीं है। अनेक विस्मृत संस्कृतियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से ही मिलती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास की उन अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय करवाती है, जिनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य एवं विदेशी यात्रियों की अनेक विवरणों को पुष्ट करने के लिए इसमें सहायता मिलती है। उत्खननों द्वारा प्राप्त अवशेषों, मुद्रा, अभिलेख इत्यादि भारतीय इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न आयामों को प्रकट करते हैं। अतः साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक साधनों की जानकारी भी नितांत आवश्यक है। वस्तुतः दोनों वर्गों के स्रोतों के संतुलित अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास का निरपेक्ष अध्ययन किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के पहली वर्गीकरण पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।